हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, हम लोगों की एक सीरीज चल रही थी इसरो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज। इसके माय डियर फ्रेंड मैं बात करूं तो 9 पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये हम लोगों का 10 नंबर का पार्ट है। लेकिन समझिएगा माय डियर फ्रेंड, यहां पर मैं आप लोगों को क्या मैसेज देने वाला हूं। यहां पर ये चीज आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए, सभी आईटी स्टूडेंट्स को, फिटर, टर्नर एवं मशीनिस्ट वालों को, कि ये जो सीरीज होने वाली है, जिसमें लगभग मैं आप लोगों को 50 पार्ट के आसपास सारा कुछ प्रोवाइड कराऊंगा। और 50 पार्ट में माय डियर फ्रेंड कोशिश करेंगे हम लोग कि इसरो के जितने भी सेंटर हैं उन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करें। यहां पर ध्यान रखिएगा, ये सीरीज को कोई आम सीरीज मत समझिएगा। बिकॉज रीजन क्या है, यहां पर डियर फ्रेंड हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। और एक इसरो हमारा ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर यदि हम आईटी स्टूडेंट्स की बात करें, टेक्नीशियन बी पोस्ट की बात करें, यहां पर जो आप लोगों के क्वेश्चन पिक किए जाते हैं आप लोगों के एग्जाम्स में, वो ज्यादातर क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के प्रैक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन या फिर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि आप लोगों के टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं आप लोगों का क्या करता हूं कि भाई जो भी क्वेश्चन है पर्टिकुलर उस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन को क्लियर करता हूं, साथ ही साथ में उस टॉपिक को भी आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। यदि आप डेफिनेटली बोल सकता हूं इस सीरीज को ही आप कंटिन्यू करते हो तो डेफिनेटली बहुत कुछ टेक्निकल आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो आज का जो हम लोगों का क्वेश्चन पेपर है माय डियर फ्रेंड, आज का हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का क्वेश्चन पेपर है। एंड यदि हम इसके एग्जाम डेट की बात करें तो माय डियर फ्रेंड यहां पर इसकी जो एग्जाम डेट है वो यहां पर आप देख सकते हो 21 फरवरी 2015 का माय डियर फ्रेंड ये क्वेश्चन पेपर है। चलिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन यहां पर दिए गए हैं तो ये काफी कॉमन है। 60 टोटल यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चन है। टाइम ड्यूरेशन आप लोगों का 1.5 घंटे का समय आप लोगों को मिला था। अब देखिए यहां पर समझिएगा माय डियर फ्रेंड, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को क्या बोला जा रहा है, यहां पर पूछा गया यूनिट ऑफ एनर्जी, यानी कि आप लोगों की एनर्जी की यूनिट क्या है, ऊर्जा की यूनिट क्या है। अब समझिएगा माय डियर फ्रेंड, ऑप्शन क्या है आप लोगों के पास में, वाट है, न्यूटन है, न्यूटन पर मीटर है एंड जूल है। अब समझिएगा यहां पर एनर्जी की बात करें तो कार्य करने की जो हमारी क्षमता होती है, इफिशियंसी होती है, वो हमारी क्या कहलाती है माय डियर फ्रेंड, एनर्जी कहलाती है। और एनर्जी की जो भी यूनिट है वो हमारे किसके इक्वल है, वो हमारे वर्क के इक्वल है। और वर्क इक्वल टू हम लोगों का क्या हो जाता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। यानी कि भाई यदि कोई वस्तु है हमारी, लाइक ये हमारी एक्स वस्तु है और इस पर हम लोग माय डियर फ्रेंड एफ जो है फोर्स लगा रहे हैं, यदि ये कोई भी डिस्टेंस यानी कि ये अपनी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में मूव नहीं करती है, तो चाहे हम कितना भी फोर्स लगा लें, यहां पर कार्य की बात करें तो कार्य हम लोगों का क्या रहेगा, जीरो रहेगा। बिकॉज फोर्स इंटू डिस्टेंस तो हमारी जीरो है ना, तो जीरो हो जाती है। तो यहां पर हमारी कार्य की यूनिट क्या निकल के आ गई। यदि हम फोर्स की यूनिट की बात करें तो क्या होती है, फोर्स की हमारी एसआई यूनिट क्या है माय डियर फ्रेंड, न्यूटन है। एंड यदि हम डिस्टेंस की बात करें, दूरी की बात करें, तो हमारी क्या होती है, मीटर होती है। तो यहां से क्या निकल के आ रहा है हमारा, न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर हम लोगों का माय डियर फ्रेंड क्या हो जाता है, जूल हो जाता है ना। तो यहां से हम लोगों की क्या यूनिट निकल के आ रही है, एनर्जी की यूनिट की बात करें तो यहां पर न्यूटन मीटर या फिर हम बोल सकते हैं भाई जूल हमारी यूनिट होती है। क्लियर है ना भाई, यहां से आप लोगों को ये चीजें क्लियर होना चाहिए। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा है, सेकंड क्वेश्चन में पूछा है यूनिट ऑफ करंट, यानी कि आप लोगों को धारा की यूनिट को बताना है। ये यूनिट से रिलेटेड काफी क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाते हैं, चाहे वह आप लोगों से रेजिस्टेंस की यूनिट पूछे, ओम होती है, करंट की यूनिट पूछे आप लोगों के एम्पियर होती है। तो ये काफी कॉमन चीजें हैं, आप लोगों को एसआई यूनिट सभी की आप लोगों को मालूम होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि बात करें तो यहां पर देखिए क्या बोला गया है अगले क्वेश्चन में, यहां पर आप लोगों से पूछा गया है माय डियर फ्रेंड, कन्वर्ट 60 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। आप लोगों को 60 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आप लोगों को कन्वर्ट करने का फॉर्मूला सिंपली बताया था माय डियर फ्रेंड। क्या बताया था मैंने आप लोगों को, C/5 बराबर F - 32/9। क्लियर है ना। तो इस फॉर्मूले की मदद से इजीली आप सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक यहां पर आप लोगों की सेल्सियस की बात करें 60 दिया गया है, एंड यदि बात करें यहां पर 5 एंड फ़ारेनहाइट में हम लोगों को कन्वर्ट करना है 32/9 हो जाता है। तो यहां पर माय डियर फ्रेंड आप लोगों का क्या आ जाता है, यहां पर आ जाता है 12 आ जाता है। एंड 12 इंटू 9 इक्वल टू F - 32। तो माय डियर फ्रेंड F इक्वल टू हम लोगों का क्या निकल के आ जाएगा,
यहां पर आप लोगों का निकल के आ जाएगा 140 फ़ारेनहाइट। क्लियर है ना। नेक्स्ट यहां पर क्या बोला गया है माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट यहां पर पूछा गया है केल्विन का यूनिट है, यानी कि केल्विन इज द यूनिट ऑफ। तो आप लोगों को एक चीज क्लियर होना चाहिए, यदि टेम्परेचर की हम एसआई यूनिट की बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि एसआई यूनिट सेल्सियस है। माय डियर फ्रेंड, यदि हम टेम्परेचर की एसआई यूनिट की बात करें तो क्या होता है, केल्विन हमारी टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है। और यहां पर हम लोगों का क्या होगा, टेम्परेचर यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिकॉज केल्विन की किसकी यूनिट है पूछा गया है, तो भाई टेम्परेचर की यूनिट हमारी एक्चुअल में केल्विन है। अब देखिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्या बोल रहा है माय डियर फ्रेंड, यहां पर बोला जा रहा है कि ए बी तथा सी पार्श्वों से युक्त एक त्रिकोण का क्षेत्रफल यहां पर आप लोगों को दिया गया है, जहां पर के बराबर है, यानी कि S जो है वो किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग साइड्स ए बी सी। अब यहां पर जो हमारा S होता है वो S हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है माय डियर फ्रेंड, S हम लोगों का क्या होता है, S हम लोगों का हाफ परिमाप होती है, लाइक A प्लस B प्लस C अपॉन 2, ये हमारी क्या है अर्ध परिमाप है, और यही हमारी क्या है S की वैल्यू होती है। तो यहां पर आप लोगों को ऑप्शन देख लेते हैं, A प्लस B प्लस C दे रहा है, तो 1/2 अपॉन इंटू ए प्लस बी प्लस सी, तो यहां पर डी ऑप्शन में आप लोगों को मिल जाता है अर्ध परिमाप। तो यहां से आप लोगों का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा ना। तो इन चीजों को आप लोगों को समझना है। अब डियर फ्रेंड यहां पर पूछा गया है द लिस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज, तो मैंने आप लोगों को माय डियर फ्रेंड क्या क्लियर किया था कि हमारा जो वर्नियर कैलिपर है उसका लिस्ट काउंट किसके ऊपर डिपेंड करता है कि मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन किस प्रकार आपस में मैच कर रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों का जो लिस्ट काउंट है वो चेंज होता रहता है। यानी कि जरूरी नहीं है कि हमारे वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट है वह 0.02 ही हो, लेकिन जनरली जो हम वर्नियर कैलिपर का यूज करते हैं उसके यदि हम लिस्ट काउंट की बात करें तो वो कितना होता है 0.02 मिलीमीटर। इसलिए यहां पर हम लोगों का करेक्ट आंसर क्या है 0.02 मिलीमीटर, लेकिन ये डिपेंड करता है डिफरेंट कंडीशन के ऊपर। लाइक देखिए थोड़ा सा समझिएगा, मैं इसको क्लियर कर देता हूं। फॉर एग्जांपल यदि माय डियर फ्रेंड वो आप लोगों से बोलता है, क्या बोलता है कि 49 मेन स्केल डिवीजन इक्वल हैं हमारे 50 वर्नियर स्केल डिवीजन के, तो यहां पर हमारा एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू क्या निकल के आ रही है 49/50 निकल के आ रही है ना। और हमारा लिस्ट काउंट क्या होता है 1 मैन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, तो हमारी मैन स्केल डिवीजन की वैल्यू क्या है 1 होती है, एंड ये हमारे वर्नियर स्केल डिवीजन की क्या है 49/50। तो यहां से हम लोगों का लिस्ट काउंट क्या निकल के आता है 1/50 निकल के आता है, और ये इसकी वैल्यू क्या है 0.02 मिलीमीटर। तो ये हमारा एक लिस्ट काउंट निकल के आ रहा है। बाय द वे वो आप लोगों से माय डियर फ्रेंड सेकंड कंडीशन देता है, क्या देता है वो, यदि आप लोगों से बोलता है, क्या बोलता है भाई, वो यदि आप लोगों से बोल देता है कि 9 मैन स्केल डिवीजन आप लोगों के इक्वल है 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के, लिस्ट काउंट क्या होगा आप लोगों को क्या पता है कि भाई एक मैन स्केल डिवीजन की वैल्यू हम लोगों की क्या है 1 मिलीमीटर है। अब यहां पर क्या होगा, एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। कैसे निकालोगे, हमको पता है कि एक मैन स्केल डिवीजन इक्वल टू 1 मिलीमीटर, तो 9 मैन स्केल डिवीजन इक्वल टू हमारा क्या होगा 9 मिलीमीटर होगा ना। तो क्या हम बोल सकते हैं कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 9 मिलीमीटर? जी हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि वो क्लियरली बोल रहा है ना कि 9 मैन स्केल डिवीजन इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो यहां पर एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू निकालनी है, तो 9/10 मिलीमीटर हो जाएगा। क्लियर है। अब यहां पर लिस्ट काउंट हम लोगों का क्या निकल के आएगा 1 मैन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। 1 मैन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर और 1 वर्नियर स्केल डिवीजन 9/10 मिलीमीटर। क्या निकल के आ रहा है भाई 10 माइनस 9/10, यानी कि क्या हो गया 1/10, यानी कि कितना निकल के आया 0.1 मिलीमीटर। तो ये देखिए हमारा क्या है लिस्ट काउंट क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। लाइक यदि वो बोलता है कि 19 मैन स्केल डिवीजन इक्वल टू 20 वर्नियर स्केल डिवीजन, आप लोगों का लिस्ट काउंट चेंज हो जाएगा 0.05 निकल के आएगा। तो इस प्रकार आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर होना चाहिए। जैसे कि माय डियर फ्रेंड अभी मैंने आप लोगों का एक रिसेंटली टेस्ट लिया था, और उस टेस्ट में मैंने आप लोगों का क्या किया था कि यहां पर जनरली क्या होता है कि 1 मैन स्केल डिवीजन इक्वल टू 1 मिलीमीटर, लेकिन मैंने वहां पर क्या किया आप लोगों को एक बोल दिया कि भाई 19 मैन स्केल डिवीजन 20 वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर है। आप लोगों को ध्यान रखना है क्या मैंने वहां पर चेंजेस किया था कि 1 मैन स्केल डिवीजन की वैल्यू 1 मिलीमीटर ना होकर 0.5 मिलीमीटर है।
मैक्सिमम स्टूडेंट्स लाइक मैं बोल सकता हूं 70 से 80% स्टूडेंट्स ने आंसर को रॉन्ग कर दिया। भाई क्या रीजन है, क्यों रॉन्ग कर रहे हो? मैंने हर एक चीज आप लोगों को क्लियर की है, फिर भी आप रॉन्ग कर रहे हो। तो ये चीजों को आप लोगों को समझना है। क्लियर है ना भाई? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहां पर क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करें तो बोला गया है 0.03 को 0.8 से डिवाइड करना है। तो आप लोगों का क्या निकल के आएगा, सिंपली डिवाइड कर दीजिएगा 0.03 अपॉन 0.8। यहां से हम दशमलव हटाएंगे, 0 आ जाती है, यहां से हटाएंगे 0 आ जाती है। क्या निकल के आ रहा है भाई, 3/80 निकल के आ रहा है। डिवाइड करोगे क्या 0.0375 निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर क्वेश्चन को समझिएगा। बोला गया है द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द रिवेट हॉल सेंटर टू द प्लेट एज इज, यानी कि आप लोगों के रिवेट हॉल के सेंटर से प्लेट के एज तक की मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी। लाइक दिस, समझिएगा माय डियर फ्रेंड। ये हम लोगों की एक प्लेट है, ये हम लोगों की एक प्लेट है और इस प्लेट के साथ में हमारी कोई एक माय डियर फ्रेंड दूसरी प्लेट जुड़ी हुई है। क्लियर है? ये हम लोगों की एक दूसरी प्लेट जो है जुड़ी हुई है। क्लियर है? अब यहां पर क्या हुआ कि एक हम लोगों की क्या रिवेट लगी हुई है, कहां पर, ये हमारी एक स्नैप हेड रिवेट है, ये इसका सेंटर है। तो ये क्या पूछ रहा है कि जो हमारी प्लेट की एज है, यानी कि प्लेट का जो किनारा है, इस किनारे से रिवेट के सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। ये हम लोगों की क्या है, रिवेट का डी डायामीटर है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब वो बात करता है किस कंडीशन की, कि प्लेट की एज से रिवेट के सेंटर की मिनिमम डिस्टेंस वो होती है हमारी 2d, यानी कि रिवेट के व्यास के 2 गुना रखी जाती है। लाइक यदि माय डियर फ्रेंड वो बात करता है किस चीज की, कि 2 रिवेट के पिच की, यानी कि एक रिवेट के सेंटर से दूसरे रिवेट की सेंटर के बीच की डिस्टेंस, यानी कि 2 लाइन में हमारी रिवेट है, तो इस सेंटर से इस सेंटर की बीच की डिस्टेंस हमारी कितनी रखी जाती है, 3d। क्लियर है ना? कितनी, रिवेट के डायामीटर के 3 गुना। बाय द वे यदि हम इस डिस्टेंस को कम करते हैं क्या होगा माय डियर फ्रेंड, क्या दोष उत्पन्न होगा, क्या डिफेक्ट आएगा, हमारी प्लेट बीच में से फट जाएगी। बिकॉज रीजन क्या है, क्योंकि हमने यहां पर पिच को कम कर दिया, तो प्लेट के फटने के चांसेस हमारे क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। तो ये यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। अगले क्वेश्चन में आप लोगों से बोला गया है, क्या बोला गया, अ स्क्रू इज स्पेसिफाइड बाय, यानी कि एक स्क्रू को निर्धारित किया जाता है। आप यदि किसी मार्केट में जाते हो, वहां से आप लोगों को एक स्क्रू को परचेज करना है, आप क्या बताओगे, नॉमिनल डायामीटर बताओगे, माइनर डायामीटर, पिच डायामीटर, नॉन ऑफ द अबव। क्या आप लोग उसको साइज दोगे? भाई आप बोलोगे कि 10 मिलीमीटर का स्क्रू दीजिए। 10 मिलीमीटर वो कौन सा साइज आप उसको बता रहे हो, क्या भाई उसका माइनर डायामीटर बता रहे हो, पिच डायामीटर बता रहे हो, या फिर मेजर डायामीटर बता रहे हो? आप बता रहे हो उसका मेजर डायामीटर। तो किसके द्वारा स्पेसिफाइड करते हैं, स्क्रू के मेजर डायामीटर के द्वारा स्पेसिफाइड करते हैं। क्लियर है ना भाई? अब यहां पर ध्यान रखिएगा एक क्वेश्चन जो आप लोगों से बार बार पूछा जाता है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स उसको रॉन्ग करते हैं। किसके बारे में, BSP, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड, यानी कि आप लोगों को क्या है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड के बारे में पूछता है कि इसमें हम पाइप के अंदरूनी व्यास को लेते हैं, पाइप के बाहरी डायामीटर को लेते हैं। तो आप लोगों को ध्यान देना चाहिए कि BSP थ्रेड की बात कर रहा है तो इंटरनल थ्रेड की बात कर रहा है। क्लियर है ना? तो वही जो हमारा पाइप का अंदर का जो व्यास होता है उसके बारे में वो बात करता है। तो यहां से मैंने टेस्ट में भी आप लोगों का क्वेश्चन को इंक्लूड किया था। क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से, पार्श्व 2x से युक्त एक क्यूब का आयतन। तो भाई क्यूब का आयतन क्या होता है भाई, भुजा की क्यूब, यानी कि आपकी ए कोई भुजा है तो इसका क्यूब, तो यहां पर क्या दे रहा है, 2x दे रहा है, तो क्या हो जाएगा 8x क्यूब आप लोगों का निकल के आ जाएगा। देखिए अगले क्वेश्चन में समझिएगा क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर बोल रहा है द कटिंग टीथ ऑफ अ हेक्सा ब्लेड शुड बी, यानी कि एक हेक्सा ब्लेड का कतरन दांत होना चाहिए, कतरन दांत होना चाहिए। आप समझिएगा ऑप्शन क्या दे रहा है, ऑप्शन की ओर थोड़ा सा फोकस करना है आपको। ऑप्शन बोल रहा है हार्डेंड होना चाहिए, टेम्पर्ड होना चाहिए, एनील्ड होना चाहिए, हार्डेंड एंड टेम्पर्ड होना चाहिए। अब यहां पर फोकस करना है आप लोगों की जो हेक्सा ब्लेड है वो एक्चुअल में 2 टाइप्स की हेक्सा ब्लेड होती है। एक होती है ऑल हार्डेड ब्लेड, एक होती है फ्लेक्सिबल ब्लेड। तो ऑल हार्ड ब्लेड में हम लोग क्या करते हैं, उस कंडीशन में हमारी जो ब्लेड होती है उसको टोटल हार्ड एंड टेम्पर्ड करते हैं। लेकिन फ्लेक्सिबल ब्लेड में ऐसा नहीं करते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे ब्लेड के टीथ होते हैं, जो हमारे ब्लेड के टीथ होते हैं
उन टीथ को हम लोग हार्ड करते हैं, इस पोर्शन को हार्ड एंड टेम्पर्ड करते हैं, ये वाला पोर्शन को हम हार्ड एंड टेम्पर्ड नहीं करते हैं। बिकॉज रीजन क्या है, ये हमारी क्या है, फ्लेक्सिबल ब्लेड है, यानी कि जहां पर हम कर्ड कट ले सकें, उसको हम मोड़ सकें। यदि हम टोटल हार्ड एंड टेम्पर्ड करेंगे और हम उसको ट्विस्ट करेंगे, मोड़ने की कोशिश करेंगे, तो टूट जाएगी, बट वो फ्लेक्सिबल नहीं रहेगी। तो यही रीजन है कि हम फ्लेक्सिबल ब्लेड में ओनली टीथ को हार्ड एंड टेम्पर्ड करते हैं। लेकिन यहां पर बात की गई है कटिंग टीथ ऑफ हेक्सा ब्लेड शुड बी, तो क्या हो जाएगा, हार्ड एंड टेम्पर्ड। क्लियर है ना भाई। तो यहां पर फ्लेक्सिबल ब्लेड, और मैंने दो टाइप की आप लोगों को बता दी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, BSW ब्रिटिश स्टैंडर्ड विटवर्थ थ्रेड की बात की जा रही है। एंगल क्या होता है, 55 डिग्री होता है भाई। फिटों का ISI प्रणाली में बड़ा अक्षर किसको सूचित करता है। इन ISI सिस्टम ऑफ फिट्स कैपिटल लेटर इंडिकेट्स। आप लोगों को क्लियर है भाई, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम की बात करें, BIS सिस्टम की बात करें, तो वहां पर यदि हमको किसी हॉल को इंडिकेट करना है तो कैपिटल लेटर से इंडिकेट करते हैं, जहां पर हमें सॉफ्ट को इंडिकेट करना हो तो स्मॉल लेटर से इंडिकेट करते हैं। अब ये जो हमारे A से लेकर ZC, जिन लेटर की जो बात की जा रही है, A से लेकर ZC, जिन लेटर की जो बात की जा रही है, चाहे वह कैपिटल हो या स्मॉल हो, ये हमारे क्या इंडिकेट करते हैं, ये होते हैं हमारे फंडामेंटल डेविएशन, यानी कि मूलभूत विचलन की बात की जा रही है। क्लियर है ना। तो यहां पर उन्हीं की बात कर रहा है कि ISI सिस्टम ऑफ लिमिट कैपिटल लेटर इंडिकेट्स, तो वो किसको इंडिकेट करता है, वो माय डियर फ्रेंड इंडिकेट करता है हमारी फिट को। क्लियर है ना, किसको इंडिकेट करता है, हॉल को। यहां पर यह चीज आप लोगों को क्लियर हो रही है माय डियर फ्रेंड, यहां पर यह चीज क्लियर हो रही है। ISI सिस्टम में बड़े अक्षर हमारे किसको इंडिकेट करते हैं, हॉल को, छोटे अक्षर सॉफ्ट को। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। और अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या बोल रहा है आप लोगों से, बोला जा रहा है कंपेयर टू 16 गेज सीट 20 गेज सीट इज, यानी कि 16 गेज सीट की तुलना में 20 गेज सीट हमारा क्या है, क्या हम लोगों का 16 गेज सीट की अपेक्षा 20 नंबर गेज सीट थिनर होगा, पतला होगा, थिकर होगा, मोटा होगा, या फिर भाई सेम होगा, या कोई चेंजेस नहीं होगा। समझ रहे हो ना मतलब को, कि यहां पर जो हमारी सीट होती है उस सीट को हम क्या करते हैं, गेज नंबर से इंडिकेट करते हैं, ना कि थिकनेस से, कि भाई कितने नंबर वाली सीट आप लोगों को चाहिए। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, कभी आप कोई चादर का आइटम खरीदने गए होंगे, गोदरेज अलमारी खरीदने गए होंगे, तो वहां पर पूछा जाता है कि भाई कितने गेज की सीट इसमें लगी हुई है। वहां पर उस सीट की थिकनेस को नहीं पूछा जाता है, वहां पर गेज नंबर को पूछा जाता है। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जितना बड़ा नंबर होगा उतनी थिकनेस हमारी क्या होगी, कम होगी। जितना छोटा नंबर होगा उतनी थिकनेस हम लोगों की क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि 16 गेज सीट की तुलना में 20 गेज सीट हमारी क्या होगी, तो 16 गेज सीट मोटी होगी और 20 गेज सीट हमारी पतली होगी, क्योंकि नंबर इंक्रीज होने पर थिकनेस डिक्रीज होगी। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थिनर, पतली। चलिए आगे क्या बोल रहा है, गैस वेल्डन में प्रयुक्त किए जाने वाले गैस का मिश्रण क्या होता है। तो इन गैस वेल्डिंग द गैस मिक्सचर यूज, तो हम किसका यूज करते हैं, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग, ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन का यूज करते हैं। तो सी ऑप्शन में आप लोगों को मिल जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, और यहां पर पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर फिलर मेटल। समझ रहे हो, यहां पर क्या बोला है कि भाई कौन सी वेल्डिंग प्रोसेस में हम लोग फिलर मेटल का यूज नहीं करते हैं। लाइक समझ पा रहे हो, लाइक हमारी दो बेस मेटल होते हैं और उन बेस मेटल के बीच में हम पिघलाकर तीसरी फिलर मेटल धातु को भरते हैं, जिससे वो जॉइंट पूरी तरह से जुड़ जाता है। तो ऐसी कौन सी वेल्डिंग प्रोसेस है जिसमें वो फिलर मटेरियल की जरूरत नहीं होती, वो होती है हमारी रेजिस्टेंस वेल्डिंग। क्लियर है ना भाई, यहां पर आप लोगों को ये चीज क्लियर होना चाहिए। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहे हैं, यहां पर बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज मैक्सिमम ब्रिटलनेस। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ की भंगुरता हमारी मैक्सिमम होती है। ब्रिटलनेस की बात करें तो ब्रिटलनेस, कार्बन प्रतिशत मात्रा इंक्रीज होगी, ब्रिटलनेस आप लोगों की क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कार्बन परसेंटेज मात्रा बात करें, कास्ट आयरन में हमारी यहां पर ज्यादा है, तो कास्ट आयरन हमारा क्या है, ब्रिटल धातु है, भंगुर धातु है। और भाई यहां पर ये चीज आप लोगों को क्लियर हो रही है, तो यहां पर ये ब्रिटल धातु है हम लोगों की। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जिग के उपयोग के बारे में पूछा गया है। क्या बोल रहा है कि अ जिग यूज्ड फॉर, जिग हम कहां पर यूज करते हैं, होल्डिंग एंड गाइडिंग द टूल,
होल्डिंग द टूल, सेटिंग द वर्कपीस ऑन द मशीन या इजी मूवमेंट ऑफ द जॉब। समझ पा रहे हो? बात होती है जिग एंड फिक्सचर की। तो जिग के यूज के बारे में बात करें तो जिग का यूज हम लोग कहां पर करते हैं माय डियर फ्रेंड? जिग हमारा किसी वर्कपीस को क्या करता है? होल्ड करता है, लोकेट करता है और साथ साथ में वो कटिंग टूल को गाइड करता है। बट यदि फिक्सचर की बात करें तो वो हमारे वर्कपीस को होल्ड करेगा, लोकेट करेगा, बट कटिंग टूल को गाइड नहीं करेगा। तो यहां पर बोला गया है किसके बारे में? जिग इज यूज्ड फॉर, तो वो क्या करेगा? होल्डिंग एंड गाइडिंग द टूल। यहां पर क्या कर रहा है? वो कटिंग टूल को भी गाइड कर रहा है। तो वो हमारा क्या करता है? जिग करता है। अब ध्यान रखिएगा, जिग की बात करें तो हम जिग से कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं? ड्रिलिंग, रीमिंग, टैपिंग। तो जो हमारे पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल ऑपरेशन होते हैं वो एक्चुअल में जिग के माध्यम से करते हैं। बाकी टर्निंग, मिलिंग, इनमें हम फिक्सचर यूज करते हैं। बिकॉज रीजन क्या? वहां पर कटिंग टूल को गाइड करना पॉसिबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि भाई ये हमारी कोई प्लेट है और इस प्लेट में हम लोगों को यहां पर क्या करना है? ये हम लोगों को हॉल करना है। तो यहां पर क्या है? हम क्या करेंगे भाई? इसके ऊपर जो जिग यूज करेंगे उस जिग में यहां पर क्या करेंगे? एक ड्रिल बुश लगा देंगे। तो वो ड्रिल बुश हमारा क्या करेगा? ड्रिल को गाइड करेगा। तो ये हमारा एक पॉइंट टू पॉइंट चल रहा है ना। यदि भाई इसको बोले इधर भी जाना है, कटिंग टूल को इधर भी जाना है, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना। इसलिए वहां पर हम फिक्सचर का यूज करते हैं और इसीलिए फिक्सचर हमारा कटिंग टूल को गाइड नहीं करता है। क्लियर है ना भाई ये चीज? तो जो भी हमारे पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल ऑपरेशन होते हैं उनमें हम जिग का यूज कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉर टिक वेल्डिंग कॉमनली यूज्ड गैस इज आर्गन का हम लोग कॉमनली यूज कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्या बोल रहा है यहां पर? यहां पर माय डियर फ्रेंड बोला जा रहा है आप लोगों से, फाइल इज जनरली मेड ऑफ। यहां पर बात की गई है रेती की। तो रेती का निर्माण सामान्यतः माइल्ड स्टील से, हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील या कास्ट आयरन। तो आप लोगों को पता है माय डियर फ्रेंड, क्या पता है? फाइल हमारी किससे बनती है? हाई कार्बन स्टील से बनाई जाती है। तो ऑप्शन हमारा HCS करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टेम्परिंग इज डन फॉर। क्लियर है ना भाई? क्या बोल रहा है? टेम्परिंग इज डन फॉर। समझिएगा, टेम्परिंग हम कब करते हैं? टेम्परिंग कब करते हैं? टेम्परिंग माय डियर फ्रेंड करते हैं हार्डनिंग के बाद। जब हम किसी मटेरियल को हार्ड करते हैं तो वो हार्ड होने के साथ साथ में ब्रटल हो जाता है, भंगुर हो जाता है। और भंगुरता को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? टेम्परिंग करते हैं। बट सेकंड कंडीशन क्या है? भंगुरता यानी कि ब्रटलनेस के जस्ट अपोजिट हम लोगों का क्या होता है? वो होता है हमारा टफनेस। टफनेस प्रॉपर्टीज क्या है मटेरियल की? मैं आप लोगों से पूछूं कि टफनेस प्रॉपर्टीज क्या है भाई मटेरियल की? तो मटेरियल की टफनेस प्रॉपर्टीज वह प्रॉपर्टीज है जिससे कि मटेरियल पर इंपैक्ट फोर्स पड़ता है। लाइक इंपैक्ट फोर्स इन द सेंस उसमें झटके लगते हैं या एकदम से शॉक लोड पड़ता है, उसको सहन कर सके, वो हमारा क्या है माय डियर फ्रेंड? वो उसमें टफनेस की प्रॉपर्टीज होती है उस मटेरियल में, यानी कि उस इंपैक्ट फोर्स से वो टूटकर बिखर ना जाए। और जस्ट इसके अपोजिट क्या होता है? ब्रटलनेस। ब्रटलनेस में क्या होता है? ब्रटलनेस में कोई हमारी धातु यदि भंगुर होती है वो शॉक एवं इंपैक्ट लोड को सहन नहीं कर पाती है, यानी कि वो तुरंत टूटकर बिखर जाती है। तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं कि टेम्परिंग का पर्पस ब्रटलनेस को रिड्यूस करना, टफनेस को इंक्रीज करना, क्योंकि ब्रटलनेस टफनेस एक दूसरे के अपोजिट है। क्लियर है ना भाई? दैट्स इट। यहां पर क्या बोला है? ऑप्शन देख लेते हैं, इंक्रीज द हार्डनेस। यहां पर बोला गया सामर्थ्य में सुधार के लिए, इंप्रूविंग द स्ट्रेंथ या रिलीविंग द स्ट्रेस या इंक्रीज द मशीनेबिलिटी। अब यहां पर समझिएगा, यहां पर थोड़े से ऑप्शन को ध्यान से देखना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं? इंक्रीज द हार्डनेस पॉसिबल नहीं है। क्लियर है ना भाई? पॉसिबल नहीं है। सामर्थ्य में सुधार के लिए यह भी हमारा कोई प्रॉपर रीजन नहीं है। रिलीविंग द स्ट्रेस, अब ध्यान रखिएगा यहां पर क्या होता है माय डियर फ्रेंड, जो हम लोगों का टेम्परिंग करते हैं वहां पर हमारा जो स्ट्रेस है वो भी एक्चुअल में रिमूव होता है। तो यहां पर सी ऑप्शन की ओर जा सकते हैं। लेकिन मशीनेबिलिटी को इंक्रीज करना ये हमारा मेन काम किसका होता है? ये होता है एनीलिंग का, इसलिए हम यहां नहीं जाके यहां जाना पड़ रहा है। तो ये चीजें आप समझ रहे हो, ये चीजें आप फंडामेंटल क्लियर करोगे, वहां पर बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको कोर्सेस में कवर कराया सारी चीजें। 550 का 16% पूछा है, तो कितना हो जाएगा भाई? 550 का 16% पूछा है, तो क्या हो जाएगा आप लोगों का? यहां से क्या निकल के आ रहा है माय डियर फ्रेंड? आप लोगों का यहां से क्या निकल के आएगा? 88 निकल के आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो बोला गया है क्या?
कास्ट आयरन यानी कि ढलवा लोहे के मशीनन हेतु प्रयुक्त शीतलक क्या है? द कूलेंट यूज्ड फॉर मशीनिंग कास्ट आयरन। तो कास्ट आयरन की मशीनिंग के लिए यदि कूलेंट की बात करता है तो हम कोई भी कूलेंट का यूज नहीं करते हैं, यदि करते हैं तो ड्राई एयर यानी कि सूखी हवा का यूज करते हैं। क्लियर है ना? लेकिन यदि हम यहां पर कूलेंट का यूज करें तो जो हमारी चिप्स निकलती है, जो भाई छोटे छोटे टुकड़ों में होती है, जो एक बुरादे के रूप में होती है, या हमारी सेगमेंटल चिप्स निकलती है, वृत्तखंडीय चिप्स निकलती है, वो हमारे पानी यानी कि नमी पाकर एक बॉन्ड के रूप में चिपक जाएगी। इसलिए हम यहां पर कोई भी कूलेंट का यूज नहीं करते हैं और फ्री ग्रेफाइट होने की वजह से भी हम यहां पर कोई भी कूलेंट का यूज नहीं करते हैं। एल्यूमिनियम के लिए बात करें तो किसका यूज किया जाता है? एल्यूमिनियम के लिए हम केरोसिन का यूज करते हैं। क्लियर है ना? चलिए अगला क्या है, यहां पर क्या बोला गया माय डियर फ्रेंड? यहां पर माय डियर फ्रेंड आप लोगों से देख लेते हैं क्या बोला गया है। यहां पर यदि बात करें क्वेश्चन की तो क्या बोला गया है आप लोगों से? यहां पर बोला गया है कि यदि 1/2b इक्वल टू 1/3 है तो b इक्वल आप लोगों का क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। इन द सेंस क्या हो, आप देखिए माय डियर फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? द हॉल ओपनिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर स्क्रूइंग कॉनिकल टेपर्ड नेक स्क्रूज, यानी कि आप लोगों को एक कॉनिकल हेड स्क्रू है, टेपर्ड नेक स्क्रू है, उसके लिए हॉल की रिक्वायरमेंट है। तो आप लोगों को हॉल में कौन सा ऑपरेशन करना होगा? काउंटर सिंकिंग, जिग ड्रिलिंग, काउंटर बोरिंग या जिग बोरिंग। तो इन्होंने क्या बोला है कि जो हमारा स्क्रू है वो क्या है? टेपर्ड है। तो आप लोगों को पता है काउंटर सिंक हेड स्क्रू की बात करें तो वो हमारा किस टाइप से होता है? ऊपर हमारा कॉनिकल होता है ना, तो उसी स्क्रू की बात कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? काउंटर सिंकिंग करते हैं ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा? काउंटर सिंकिंग हमारा यहां से करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं और यहां पर क्या बोल रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इन्होंने बोला है द लिक्विड्स द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस बाय मीन्स ऑफ, यानी कि द्रवों में ऊष्मा स्थानांतरण के माध्यम से होता है। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन या फिर निष्क्रियकरण, चालन, संवहन, विकिरण। आप लोगों की ये मेन रूप से 3 मेथड होते हैं जिससे हमारा ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। अब यहां पर समझिएगा, जो हमारी कंडक्शन होती है लाइक चालन मेथड होता है, उसमें क्या होता है? वो हमारे सॉलिड में जब हमको ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसके माध्यम से? चालन के माध्यम से जाता है। और यहां पर क्या होता है? हमारे धातु के कण एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट नहीं लेते हैं, बट क्या करते हैं? वो अपनी जगह पर वाइब्रेट होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर समझिएगा, ये कोई हमारी एक धातु की रॉड है, ये हमारी धातु की रॉड है और यहां पर हम लोगों ने क्या किया? नीचे से इसमें क्या, यहां पर फायर को जनरेट किया, यहां पर हम लोगों ने इसको ऊष्मा दी। तो यहां पर माय डियर फ्रेंड क्या होगा? इसमें जो छोटे छोटे कण हैं हमारे, वो क्या करेंगे? हमारे वाइब्रेट करेंगे, और जो वाइब्रेट करेंगे और ये क्या करेंगे? अपनी ऊष्मा को दूसरे कण में देंगे, दूसरा कण तीसरे कण को देगा, तीसरा कण चौथे को, चौथा कण पांचवें को। इस प्रकार धीरे धीरे ये गर्मी हमारी कहां आ जाएगी? इस एंड पर आ जाएगी। तो यहां पर क्या हो रहा है? ये जो कण है वो हमारे एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट नहीं ले रहे हैं, बट क्या हो रहा है? वो कंपन की वजह से अपनी गर्मी को दूसरे कण में, दूसरा कण अपने पास वाले कण में। तो इस प्रकार हमारी हीट यहां से क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है। ये कौन सी है? कंडक्शन, जो सॉलिड के लिए। कन्वेक्शन की बात करें, कन्वेक्शन क्या है माय डियर फ्रेंड? कन्वेक्शन में क्या होता है? कन्वेक्शन में कण हमारे मूवमेंट लेते हैं लाइक दिस। ये हमारा कोई बर्तन है और इस बर्तन में क्या है? ये हमारा पानी भरा हुआ है। क्लियर है ना? ये हमारा पानी भरा हुआ है। यहां पर हम लोगों ने क्या किया? फायर को जनरेट किया, ये हमारी आग लग रही है। क्लियर है ना? अब यहां पर क्या है? ये जो आग है वो क्या करेगी भाई? यहां पर गर्म करेगी पानी को। तो आपने देखा होगा सबसे पहले क्या होता है? यहां पर नीचे बर्तन के नीचे छोटे छोटे बुलबुला जम जाते हैं और आपने क्या देखा होगा? ये बुलबुला यहां से छूटकर सीधा जाता है गुल 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 ऊपर यहां। तो क्या हो रहा है? यहां पर जो कण हमारे नीचे हैं वो गर्मी प्राप्त करके ऊपर जाते हैं और ऊपर से ठंडे कण गर्मी लेने के लिए नीचे आते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है? हमारे जो कण हैं वो मूवमेंट कर रहे हैं, किसमें? कन्वेक्शन में, संवहन में। और ये हम किसके लिए यूज करते हैं? लिक्विड के लिए। सभी ने चाय तो बनाई होगी माय डियर फ्रेंड, अभी तक नहीं बनाई है और ध्यान नहीं दिया है तो आप ध्यान दीजिएगा। नीचे जो छोटे छोटे बुलबुला होते हैं
वो नीचे जम जाते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे दूसरे बुलबुला रहते हैं। इस प्रकार ये प्रक्रिया चलती है और हमारा पानी पूरी तरह गर्म हो जाता है। लेकिन रेडिएशन की बात करें तो रेडिएशन क्या है, जहां पर भाई बीच के माध्यम का कोई फर्क नहीं पड़े, जैसे कि भाई दूर कोई आग जल रही है हमारी और जो दूर बैठा व्यक्ति है उस आग की गर्मी को महसूस कर पा रहा है, किसकी वजह से, रेडिएशन की वजह से। सूर्य से जो गर्मी आ रही है वो हम उस धूप को महसूस कर पा रहे हैं, किसकी वजह से, रेडिएशन की वजह से। क्लियर है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है, यहां पर बोला जा रहा है सापेक्ष सघनता इज द यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी की क्या यूनिट होती है भाई, कोई यूनिट नहीं होती है। बिकॉज क्या रीजन है, क्यों नहीं होती है भाई कोई यूनिट, आप लोगों को पता है। सापेक्ष सघनता की बात की जाए तो सापेक्ष सघनता हमारी किसी वस्तु का घनत्व और उतने ही आयतन का 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व, दोनों का रेशो हम लोगों का क्या कहलाता है, वो रिलेटिव डेंसिटी कहलाती है। तो रेशो होने की वजह से यूनिट का तो सवाल ही नहीं उठता है, वो तो कैंसिल ही हो जाती है। तो यहां पर इट हैज नो यूनिट। क्लियर है ना, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इसके अनुसार आरेखण शीट का आकार दिया गया है, यानी कि ये ड्राइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। ड्राइंग शीट का साइज दिया गया, तो ये A0 ड्राइंग शीट का साइज है, आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। अब यहां पर क्या होता है, आगे देख लेते हैं। 1 गैलन, 1 गैलन की बात की गई है। क्या बोला गया है कि 1 गैलन इज 1 गैलन के बराबर होता है कितने लीटर, तो यहां पर 546 लीटर होता है आप लोगों का 1 गैलन इक्वल टू। दिए गए समकाल समीकरण के लिए बाय की वैल्यू को आप लोगों को फाइंड आउट करनी है, तो इसकी वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो माय डियर फ्रेंड। 30 क्वेश्चन को देखें, बहुत ही सिंपल आप लोगों का कैलकुलेशन है। क्या निकल के आएगी, 87/29। तो इसको निकाल लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है, आप लोगों का समीकरण है उसको सॉल्व करना है। तो यहां पर आप लोगों को हमने 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया। आगे के 30 क्वेश्चन आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएंगे और आशा करता हूं ये जो सीरीज है आप उसको कनेक्ट होकर कंटिन्यू देखेंगे, जिससे सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होती चले और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो भी आप लोगों को क्लियर होते चले। साथ में सपोर्ट करते रहिएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और यदि आप इसरो की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो स्पेशल टेक्नो एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से जाकर आप हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।